हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका स्वागत करते हैं। कल हम लोग ये चैप्टर पढ़ चुके थे कि भारत का संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ है। इसके कुछ इतिहास के बारे में जान चुके थे और मैंने बताया था आपको रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे हम लोग, फिर पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे, फिर अधिनियम 1786। ये सारे जो है पॉइंट हम वो पॉइंट वाइज एक एक चैप्टर को एक्सप्लेनेशन करने के साथ साथ पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस किसी भी सब्जेक्ट में रखते हैं, चाहे वो नेट जेआरएफ हो, चाहे आईएसपीसीएस हो या फिर कोई बीपीएससी हो, तो हर तरह के एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अब देखिए, हम यहाँ से हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, क्या रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का, इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए? तो देखिए, इसमें भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने का अधिनियम था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। इसके तहत जो है भारत में शासन प्रणाली को आरंभ करने का एक अधिनियम माना जाता है। इस एक्ट को लागू किया गया था, अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? वैसे तो आया था 1773 में, लेकिन लागू हुआ था 1774 ईस्वी में। बंगाल प्रेसिडेंट के प्रशासन हेतु गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के लिए की गई थी। यानी कि बंगाल प्रेसिडेंट प्रशासन हेतु गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तब क्या बन गया? गवर्नर जनरल बन गए थे। और आपको पता होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बन गए थे। फिर देखते हैं इसमें। अब देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रेसिडेंटियों को बंगाल प्रेसिडेंट के अधीन कर दिया गया था? यानी कि मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंट्स को जो है ये बंगाल के अधीन कर दिया गया था। पहले मद्रास प्रेसिडेंट अलग हुआ करती थी, मुंबई अलग हुआ था, जिसका नाम बम्बई था पुराना। इसके बाद जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो इसको क्या बोला जाता है? बंगाल के गवर्नर जनरल बोले जाते हैं। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर, पहले तो बंगाल के गवर्नर जनरल को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी कि बंगाल के गवर्नर के अंदर अब ये मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंट आने लगे। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। फिर अगला कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी? तो उसमें 4 सदस्यों का एक सदस्य परिषद बनाया गया था। बंगाल गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? देखिए, मैंने अभी बताया ना, वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। ठीक है, ये अगर पूछता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, वारेन हेस्टिंग है। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड है। फिर वही पे है, देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वही इसमें दिखाया जा रहा है, वही बताया जा रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया था। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें 3 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 4 न्यायाधीश इसमें थे। ठीक है, सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और पहले उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश बने थे। कौन बने थे? सर मॉरिस। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ये कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 4 थी। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। इसमें किस एक्ट के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सन 1774 में इसकी स्थापना होती है, जिसमें 3 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश हुए थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में शामिल विषय कौन कौन से थे? तो इसमें सिविल थे, आपराधिक थे और नौसेना मामले जो थे इस कोर्ट से रिलेटेड हुआ करते थे।
तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ हो सकती थी? ये प्रिवी काउंसिल में हो सकती थी। यानी कि जो भारत में कलकत्ता में स्थापित हुआ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ, उसमें चार न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश थे। और लेकिन अगर उसके विरुद्ध अपील करना है तो आपको कहाँ कर सकते थे? प्रिवी काउंसिल। और प्रिवी काउंसिल कहाँ थी? ये इंग्लैंड में थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों के परिमार्जन हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यानी कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसकी कमियों को दूर करने के लिए जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था वो 1784 में आया था। यहाँ पे 1781 दिया है, इससे परेशानी होना है। ठीक है, फिर देखते हैं किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के। तो देखिए, कंपनी के मामलों को देखने के लिए, यानी कि जो व्यापारिक मामले थे वो कौन देखता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखता था। ठीक है, तो ये कंपनी के कौन से मामले देखता था? कंपनी के ये कौन से मामले देखता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जो व्यापारिक मामले था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखता था, जो राजनीतिक मामले था बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है अगला। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों का पृथक कर दिया गया था? ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। तो देखिए, 1784 के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, तो ये पूछ सकता है किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के जो व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामलों को अलग कर दिया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। व्यापारिक मामले कौन देखता था? व्यापारिक मामले देखता था बोर्ड ऑफ व्यापारिक मामले देखता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था, राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था, और व्यापारिक मामले डायरेक्टर साहब देखते थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु इसकी संस्था की स्थापना की गई थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। देखिए, राजनीतिक मामले कौन देखता था? याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से देखता था, जिसको नियंत्रण मंडल भी कहा जाता था। फिर अगला देखते हैं, ये पिट्स इंडिया एक्ट से ही रिलेटेड है। तो देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत पूरब के देशों पर ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रशासन पर नियंत्रण और निरीक्षण का उत्तरदायित्व किस पर था? तो ये था बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर। तो देखिए, उपनिवेश यानी व्यापारिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था, और राजनीतिक मामले कौन देखता था? बोर्ड ऑफ इसमें देखिए, उपनिवेश प्रशासन। व्यापारिक मामले देखता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था, और व्यापारिक मामले कौन देखता था? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते थे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी ब्रिटिश सम्राट के द्वारा, यानी कि जो ब्रिटेन का राजा या रानी हुआ करते थे वही जो है इसकी नियुक्ति करते थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति किसके पास थी? तो इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास थी। देखिए, ये जो व्यापारिक मामले देखता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दो चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, व्यापारिक मामले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जबकि राजनीतिक अगर मामले पूछता है तो उसमें कौन देखता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था, कंट्रोल। अब देखते हैं 1786 का क्या एक्ट क्या था। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद में निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था। ये जो अधिनियम था 1786 का, इसके तहत जो है गवर्नर जनरल को ये मतलब अधिकार या शक्ति दे दी गई कि आप अपने निर्णय को क्या कर सकते हैं? निरस्त कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। ये सारे अधिकार इनको प्रदान कर दिए गए। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान कर दी गई? यही 1786 का अधिनियम। चार्टर एक्ट 1793, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? 20 वर्षों। 1793 के, इसके लिए यही फैक्ट है। ठीक है, और देखिए, किस चार्टर के द्वारा नियंत्रण मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों के भारत के राजस्व के वेतन देने का प्रावधान किया गया? 1793 चार्टर में। अगला है, किस चार्टर के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल बंगाल में अपनी अनुपस्थिति के समय
परिषद के असैनिक सदस्यों को अपने परिषद का उप प्रधान नियुक्त कर सकता है। ये था चार्टर अधिनियम 1793। किस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब बिक्री पर रोक लगा दी गई थी? ये 1793, यानी कि जो शराब की बिक्री होती है उस पे जो है बिना लाइसेंस के किसी को बेचना नहीं है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था 1793 की। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्टर एक्ट है 1813। तो देखिए, किस चार्टर द्वारा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार छूट प्रदान करने का उपबंध कर दिया गया? 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें बोल दिया गया कि कोई भी अंग्रेज हो आके भारत में व्यापार कर सकता है। साथ ही साथ भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति भी प्रदान की गई, यानी कि कोई भी अंग्रेज है आके जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी रोक नहीं होगी। 1813 के चार्टर एक्ट में ये बात कही गई। किस चार्टर के द्वारा भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया? 1813 में ही लॉर्ड मैकाले लेकर आया था। ये शिक्षा पद्धति अंग्रेजी शिक्षा से रिलेटेड है, जिसमें बोल दिया गया कि आप जो है प्रतिवर्ष, मतलब हर साल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप भारत में आइए और 1 लाख रुपए खर्च करिए। और इसमें देखिए मुख्य बातें क्या होती हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? चार्टर। अब इसको समझते हैं क्या है ये। अब देखिए, इसमें ये प्रावधान किया गया 1813 के चार्टर में कि बोला गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, यानी कि जो एक कंपनी स्टार्टिंग में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको केवल चाय और चीन के साथ, इंडिया में चाय के साथ व्यापार करेगी और चीन में व्यापार करेगी, और केवल एकाधिकार केवल वही कंपनी करेगी। लेकिन इसके अलावा चाहे जो ब्रिटिश कंपनी होगी आके इंडिया में व्यापार कर सकती है। जो इनको एकाधिकार था, एकाधिकार मतलब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अधिकार था कि वो भारत में व्यापार करेगी, चीन में व्यापार करेगी, लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया कि बोली कि कंपनी केवल चाय और चीन के साथ व्यापार करती है, वहाँ पे कोई नहीं करेगा इसका व्यापार, बाकी सबको ये छूट दे दिया गया। अब जो है ब्रिटिश से जितने भी ब्रिटिश आए सारे लोग व्यापार करना शुरू कर दिए इंडिया में। आगे देखते हैं हम लोग चार्टर एक्ट 1833। ये भी इम्पोर्टेंट है। 2 चार्टर मैंने बताया था, चार्टर एक्ट 1813 और 1833। 2 चार्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिए गए? 1833 में। अब देखिए 1813 में जो कंपनी के यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके सारे एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। बस 2 अधिकार दिए गए थे कि आप इंडिया में चाय के साथ व्यापार कर सकते हैं, इससे कोई नहीं करेगा चाय का व्यापार, और चीन में भी आप केवल व्यापार करेंगे और कोई नहीं करेगा। बाकी हर चीज़ों के लिए व्यापार जो है सारे ब्रिटिश कंपनी या फिर कोई भी आए अंग्रेज कर सकता है व्यापार। लेकिन वो जो 2 एकाधिकार उसके पास थे कंपनी के, 1833 में तो थे इसके पास, कंपनी के पास, लेकिन जैसे ही 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है, ये जो अधिकार जो चाय और चीन के साथ एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब बोला अब किसी के पास कोई एकाधिकार नहीं है, सब लोग पूर्णतः व्यापार करें, कोई दिक्कत नहीं है। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? चार्टर 1833 के द्वारा। अब देखिए 1773 में मैंने बताया था, 1773 में पहले गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन बंगाल के गवर्नर, तो फिर गवर्नर से बना दिए 1773 में गवर्नर जनरल। पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने थे। कौन बने थे? हेस्टिंग बन गए, अभी गवर्नर जनरल बने थे। अब जो है 1833 में ये कह दिया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल माना जाएगा। अब बंगाल का गवर्नर नहीं कहा जाएगा किसी को। पहले 1773 में बंगाल का गवर्नर बोला जाने लगा था, गवर्नर जनरल, लेकिन जो 1833 वाला नियम आता है उसमें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 एक्ट के तहत। वह चार्टर जिसमें मुंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्मात्री शक्ति प्रदान समाप्त कर दिया गया था, तो 1833 में उसकी शक्ति को समाप्त भी कर दिया गया। सॉरी देखते हैं आगे कहता है वह चार्टर जिसमें समाप्त किया 1833 में।
चार्टर एक्ट 1833 की किस धारा में यह उपबंध किया गया है कि किसी भी भारतीय को मात्र धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। ये धारा 87 में ये बात कही गई है। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ चीज़ें बचा है। किस चार्टर एक्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा? तो चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया? चार्टर एक्ट 1833 में। और इसी में विलियम बेंटिक जो थे, राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा, विधवा विवाह और बाल विवाह तमाम जैसी कुरीतियों का भी इन्होंने जो है अंत किया था। कौन थे? विलियम बेंटिक जो थे। इनको जो है बहुत ही ज़्यादा वो माना जाता है कि जो भारत में कुरीतियाँ विद्यमान थी उसको दूर करने में इन्होंने बड़ा योगदान किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे है, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ यानी चौथा सदस्य के रूप में प्रावधान किया गया चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। पहला विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड मैकाले को। विधि विशेषज्ञ यानी कि कानून बनाने के जो विशेषज्ञ हुआ करते थे, इसको बना दिया गया था लॉर्ड मैकाले को। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। आज बस इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगा इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि ये कुछ आपसे इसका फ़ायदा नहीं होने वाला, देखिए वीडियो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। बस आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो समझ में आएगा। ये वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।